दोस्तों आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि अगर लोगों के पास मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन नहीं है या फिर वो टॉप नॉच टूल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असली लाइफ की स्ट्रगल वो थी जब लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हुआ करते थे। असली स्ट्रगल वो थी जब किसी भी उम्र की महिला, यहाँ तक कि बच्ची को भी अपने पति के मृत शरीर के साथ जलना पड़ता था, क्योंकि समाज उन्हें सती प्रथा का पालन करने के लिए मजबूर करता था, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। असली स्ट्रगल वो हुआ करती थी जब जाति या रंग के आधार पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और आप इस बारे में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लाए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो भी संघर्ष अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, क्या वो असली संघर्ष हैं भी या नहीं। और ये किताब आपको ये भी सिखाएगी कि आपकी लाइफ चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपकी लाइफ कई मायनों में बहुत खूबसूरत है। इस किताब से आपको एजुकेशन की वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। दोस्तों इस किताब का नाम है लाइफ इज सो गुड, जिसे रिचर्ड ग्लोबमैन ने लिखा है और ये जॉर्ज डॉसन की बायोग्राफी है। ये एक ऐसी समरी है जो आपको ये समझने के लिए इंस्पायर करेगी कि भले ही आपकी लाइफ कितने भी संघर्षों से भरी हुई हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जॉर्ज ने अपनी लाइफ को जिया है। 103 साल के जॉर्ज डॉसन एक गुलाम के पोते थे। उन्होंने 98 साल की उम्र में पढ़ना सीखा और इसी वजह से उन्हें दुनिया भर से कई लोग जानने लगे। कई लोगों ने उनसे इंस्पायर होकर अपनी एजुकेशन पूरी की, लेकिन रिचर्ड ग्लोबमैन उनसे इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने जॉर्ज डॉसन की लाइफ के बारे में लिखने का फैसला किया। जॉर्ज का मिशन था अपनी कहानी बताना और दूसरों को उनकी लाइफ बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढने में उनकी मदद करना, और ऐसा हुआ भी। बहुत से लोग उनके और उनकी कहानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। दोस्तों जॉर्ज के बारे में जानकर रिचर्ड में भी बड़ा बदलाव आया था। जॉर्ज ने उनके साथ महीनों काम किया और उस वक्त के दौरान रिचर्ड ने महसूस किया कि उनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। जल्द ही रिचर्ड एक ऐसे इंसान बन गए थे जो अपनी जिंदगी के प्रति आभारी थे। इस समरी में आप जॉर्ज की लाइफ और उनके संघर्ष के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 98 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना क्यों सीखा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इस किताब के चैप्टर से। जॉर्ज डॉसन टेक्सास के मार्शल में पले बड़े थे। वो 4 साल के थे जब फैमिली की मदद करने के लिए उन्होंने अपने फार्म में काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन उनके पिता उन्हें शहर ले गए। सूरज अभी निकला भी नहीं था और उनके भाई बहन सो रहे थे। जॉर्ज काफी एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार वो और उनके पिता एक साथ शहर जा रहे थे। उन्हें गर्व होने के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े हो गए हों। शहर में गन्ने का सिरप डिलीवर करने के लिए जाते वक्त जॉर्ज के पिता अपने मौजूदा हालात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनके पिता ने कहा था कि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है क्योंकि इस सिरप को बेचने से उनका सारा कर्ज उतर जाएगा और भगवान का शुक्र है कि उनके परिवार में कोई बीमार भी नहीं था। जॉर्ज खुश थे कि उनके पिता उनसे एक बड़े आदमी की तरह बातें कर रहे थे और वो उनकी फैमिली का कितना ख्याल रखते थे। जॉर्ज ऐसे पिता पाकर खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे, लेकिन जॉर्ज इस बात को उनके सामने कह नहीं पाते थे। जॉर्ज को अचानक आज फील हो रहा था जैसे वो बड़े हो गए हैं और इस खुशी में वो एक दुकान से टॉफी खरीद रहे थे। तभी उन्हें दुकान के बाहर शोरगुल सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि जॉर्ज के दोस्त पीट को कुछ गोरे लोग घसीट कर ले जा रहे थे। वह उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए भीख मांग रहा था और कहे जा रहा था कि उस पर जो आरोप लगाया गया है वह सरासर झूठा है। जब जॉर्ज को पता चला कि पीट पर एक गोरी लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जॉर्ज जानते थे कि पीट ऐसा घिनौना काम कभी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने जॉर्ज के साथ हमेशा बहुत ही सभ्य और दया के साथ बर्ताव किया था। जॉर्ज पीट और उसकी बेगुनाही के साथ खड़े रहना चाहते थे, लेकिन उनसे कुछ कहने से पहले ही उनके पिता ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा। वो समझ गए थे कि उन्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए और चुप रहना चाहिए। पीट को ओक के पेड़ तक घसीट कर ले जाया गया। वह उनसे उसे छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन गोरे लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसके गले में फंदा डालकर उसे पेड़ से लटका दिया। जल्द ही पीट ने हरकत करना बंद कर दिया और उसका बेजान शरीर पेड़ से लटक रहा था।
जैसे कि वो एक चेतावनी था उन लोगों के लिए जो गोरे नहीं थे। उस शहर से लौटते टाइम जॉर्ज पीट के शरीर को निहारते रहे। गोरे लोगों ने पीट के साथ जो किया था उसे सोचकर जॉर्ज बेहद गुस्से से भर गए थे। उन्होंने कहा कि वो कभी भी किसी गोरे इंसान से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ गोरे लोग जरूर बुरे और मतलबी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद डरे हुए थे और कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें कभी दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। यहीं से जॉर्ज को अपनी लाइफ के बारे में एहसास हुआ। जॉर्ज ने महसूस किया कि वे एक अनफेयर सिचुएशन का सामना कर रहे थे और सुकून से जीने के लिए शांत रहना जरूरी है। उन्होंने अपने पिता को गले लगाया और उनके आंसू छलक पड़े। उनके पिता ने कहा कि आज का दिन शुरू होने पर वो एक नादान बच्चे थे, लेकिन अब जीवन का कड़वा सच देखकर वो बड़े बनना सीखेंगे। 6 महीने बाद पीट पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली गोरी लड़की ने एक गोरे बच्चे को जन्म दिया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। गोरे लोगों में से किसी ने भी फिर कभी पीट के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन जॉर्ज उस दिन को कभी नहीं भुला पाए जब उनके दोस्त को मार डाला गया था। जॉर्ज को उनके फार्म पर अलग अलग काम दिए गए थे, लेकिन उनका पसंदीदा काम था अपनी दादी और परदादी के साथ रुई की छटाई करना। उन्हें उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था क्योंकि इस दौरान वो उन्हें कई कहानियां सुनाया करती थी। इन कहानियों में से जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद गुलामी और फिर उससे आजादी से जुड़े हुए किस्से लगते थे। एक दिन उनकी परदादी सिल्वी और उनकी बेटी चैरिटी मिसिसिपी में एक खेत में थीं, जब उन्हें खबर मिली कि प्रेसिडेंट लिंकन ने गुलामी की प्रथा को खत्म कर दिया है। ये सुनकर सभी गुलाम खुशी से झूम उठे और आगे की योजना बनाने लगे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वो तो ये सोच रहे थे कि चाहे कोई भी जगह हो, लेकिन वो मिसिसिपी से तो बेहतर ही होगी। लेकिन सिल्वी और चैरिटी वहाँ से नहीं गए क्योंकि वे अभी भी रेगी का इंतजार कर रहे थे। वे सिल्वी के पति थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो यूनियन आर्मी में आजादी के लिए जंग लड़ने के 2 साल बाद शहीद हो गए थे। इस बारे में उन्हें रेगी के दोस्त टॉम डॉसन से पता चला, जो जंग में उनके साथ लड़ रहे थे और उनकी तलाश में निकले थे। सिल्वी और चैरिटी भी उस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन अपने कर्ज की वजह से उन्हें 8 साल तक वहीं पर काम करना पड़ा। बाद में टॉम डॉसन ने चैरिटी से शादी कर ली और उन्हें पता चला कि मार्शल टेक्सास में करने के लिए कई सारे और काम हैं। सिल्वी, चैरिटी, टॉम डॉसन और जॉर्ज के पिता टेक्सास में 40 एकड़ जमीन और एक खच्चर के साथ रहने लगे, जो गुलामी से मुक्त हो जाने के बाद उनका अधिकार था। और इस तरह जॉर्ज का परिवार टेक्सास के मार्शल में बस गया। उन्होंने अपनी दादी से ये कहानी ना जाने कितनी बार सुनी थी, लेकिन वो कभी इससे बोर नहीं होते थे। जॉर्ज को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था कि कैसे उनका परिवार कभी गुलाम हुआ करता था, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया और आज वो पूरी आजादी के साथ अपने फार्म में रहते हैं। उनके फार्म में एक किचन, 3 छोटे कमरे और रुई को स्टोर करने के लिए पीछे एक कमरा भी था। जॉर्ज जानते थे कि वे अमीर नहीं थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी फैमिली से किसी ने भी उन्हें कभी नहीं कहा था कि वे गरीब हैं। जॉर्ज के लिए उनके परिवार का साथ ही उनके लिए सब कुछ था और जॉर्ज जानते थे कि उनके पेरेंट्स की तरह उन्हें भी अपनी फैमिली के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वे 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। इसीलिए उन्हें पता था कि उनका जिम्मेदारी लेना कितना ज्यादा जरूरी है। सर्दियों के दौरान जब जॉर्ज की फैमिली के लिए खाना कम पड़ जाता था, तो उनके पेरेंट्स उन्हें कोल्स के खेत में काम करने के लिए भेज दिया करते थे। कोल्स गोरे लोगों का परिवार था, लेकिन वे जॉर्ज के साथ अच्छे से पेश आते थे और काम शुरू करने से पहले उन्हें खाना और दूध भी दे देते थे। जब खेत का काम पूरा हो जाता तो कोल्स के बच्चे जिमी, जॉनी और एडन जॉर्ज के साथ खेलने लगते। ये बच्चे अभी छोटे और मासूम थे और समाज में फैले गोरे और काले के भेदभाव से अनजान थे। जॉर्ज घर लौटने पर अपने माता पिता को बताते कि उन्होंने कोल्स के बच्चों के साथ कितना ज्यादा खेला और मजा किया। किसी भी बच्चे के लिए ये आम बात होती है, लेकिन जॉर्ज के माता पिता चाहते थे कि वो उनके साथ ना खेलें, क्योंकि जॉर्ज ऐसे खेलकर पैसे नहीं कमा सकते थे। जॉर्ज जब 8 साल के हुए तब उनका कोल्स के बच्चों के साथ खेलना बंद हो गया था, क्योंकि अब वे
स्कूल जाने लगे थे। ये वो उम्र भी थी जब गोरे बच्चे सिर्फ अपने जैसे रंग के बच्चों के साथ ही रहना शुरू कर देते थे। 1914 में जब जॉर्ज 16 साल के थे और लिटिल परिवार के फार्म में काम कर रहे थे, तब एक दिन अचानक उनके पिता आए और उन्होंने मिस्टर और मिसेस लिटिल से बात की। उनके पिता वहाँ जॉर्ज को लेने के लिए आए थे क्योंकि उनके अंकल और आंटी गुजर गए थे और उनका उनके फार्म पर होना जरूरी था। उनके कजन्स जॉर्ज की फैमिली के साथ रहने लगे थे और इतने लोग होने की वजह से अब ज्यादा कमाने और ज्यादा अनाज उगाने की जरूरत थी। जॉर्ज को शहर में लकड़ी काटने के मिल में दूसरी नौकरी भी मिल गई थी। यहाँ पैसा तो अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन कुछ ना कमाने से तो ये कहीं ज्यादा बेहतर था। उनके पिता ही उनकी कमाई का हिसाब किताब रखते थे। वे उनकी सैलरी का एक हिस्सा जॉर्ज के लिए और बाकी परिवार के लिए भी बचाते थे। जॉर्ज ने अपने कजिन्स को कभी दूर का रिश्तेदार नहीं माना। उनके लिए वो उनके भाई बहन ही थे। खाली वक्त में जॉर्ज अपनी बिरादरी के लोगों के साथ बेसबॉल खेला करते थे। कई बार वे दूसरे शहरों की बेसबॉल टीमों के साथ कंपटीशन भी किया करते थे। ज्यादातर वक्त वे अपनी ही बिरादरी के लोगों के खिलाफ खेलते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब वो गोरे लोगों के साथ कंपटीशन किया करते थे। गोरे लोगों की टीम को सपोर्ट करने वाली जनता अक्सर उन पर अंडे फेंका करती थी और उनकी टीम को बुरा भला भी कहती थी, लेकिन जॉर्ज और उनकी टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बजाय इससे उन्हें जीतने के लिए और भी ज्यादा जोश मिलता था। जब वे गोरों को हरा देते थे तो भी भीड़ गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन जॉर्ज और उनकी टीम इसकी परवाह नहीं किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वे जीत के हकदार थे। जब जॉर्ज बेसबॉल नहीं खेलते थे तब मिल में काम किया करते थे। उन्होंने 19 साल की उम्र तक वहां पर काम किया। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने की खबर आई और कई लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। जॉर्ज भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी चुना जाएगा क्योंकि मिल के ज्यादातर वर्कर्स देश की सेवा करने के लिए चले गए थे, लेकिन जॉर्ज नहीं जा पाए क्योंकि उस मिल के मालिक ने कहा कि उसे जॉर्ज जैसे अच्छे वर्कर की जरूरत है। उसने चालाकी से फाइल में उनकी उम्र ही बदल दी और कहा कि वे आर्मी ज्वाइन करने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। जॉर्ज और 2 साल तक मिल में काम करते रहे। जब वे 21 साल के हुए तो उनके पिता ने कहा कि अब वे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपने दम पर रहना चाहिए। उनके पिता हमेशा उनकी सैलरी का हिसाब किताब रखा करते थे, लेकिन जब वे 21 के हुए तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जॉर्ज को सौंप दी। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लिए जॉर्ज ने बहुत काम कर लिया और अब उन्हें खुद पर फोकस करना चाहिए। जॉर्ज के दिमाग में सबसे पहली बात दूसरी जगहों को देखने की आई। उन्हें ये आइडिया इसलिए आया था क्योंकि वह अपने मिल के एक साथी से मिले थे जो जंग में शामिल हुआ था और अब वह टेक्सास लौट आया था। उसने बताया कि टेक्सास के बाहर ऐसी जगह हैं जहां लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बात जॉर्ज के जहन में घर कर गई और उनमें दूसरी जगहों पर जाने की इच्छा जागने लगी और यहीं से उनके सफर की शुरुआत भी हुई। फिर जॉर्ज 2 साल तक टेनेसी में रहे। उनका ज्यादातर पैसा खाने और ट्रेन के टिकट पर खर्च हो जाता था। एक दिन जब जॉर्ज ने मिसिसिपी नदी के किनारे दीवार बनाने की जॉब देखी तो वे तुरंत उसमें शामिल हो गए। अगर जॉर्ज के पास खच्चर होता तो उनकी सैलरी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उनके पास खच्चर नहीं था क्योंकि वह एक ट्रैवलर थे। वहाँ के मैनेजर ने जॉर्ज को काम करने के लिए एक खच्चर दिया था, लेकिन उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी। ये अभी भी जॉर्ज के लिए काफी था क्योंकि उन्हें फ्री खाना और आराम करने के लिए एक कैबिन मिल जाता था। वहाँ उनकी मुलाकात कई काले लोगों से हुई थी जो बहुत दूर से आए थे, लेकिन ये लोग जॉर्ज से अलग थे क्योंकि ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोजगार की तलाश में आए थे, जबकि जॉर्ज एक मुसाफिर थे जो अलग अलग जगहों पर सफर करने पर निकले थे। 1923 में जॉर्ज मार्शल वापस लौटे तो देखा कि वहाँ के हालात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। जो कैंडी वो अपने भाई बहनों के लिए लाए थे वो उन्हें बहुत पसंद आई। जॉर्ज अपनी माँ के लिए एक ड्रेस भी लाए थे जिसे लेने में वो हिचकिचा रही थीं। इसके बाद जॉर्ज अपने खेत पर गए और उनका काम ना होने के बावजूद वहाँ पर हाथ बटाने लगे। जब जॉर्ज रुई बेचने के लिए शहर गए तो उन्होंने पहली बार एक कार को करीब से देखा। कार का सेल्समैन
दुकान के मालिक को कार बेचने के लिए आया था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। सेल्समैन ने जॉर्ज से पूछा कि उसे अपनी कार के लिए थोड़ा पानी चाहिए, तो वो कहाँ से मिल सकता है। तब जॉर्ज ने उनकी मदद की। उस सेल्समैन ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, तो जॉर्ज ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेल्समैन ने उनकी मदद और दया के लिए उनकी तारीफ की और पूछा कि क्या जॉर्ज कार चलाना चाहते हैं। पहले तो जॉर्ज झिझक रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की। ये पहली बार था जब उन्होंने कार चलाई थी और वह कार चलाने वाले डॉसन फैमिली के पहले इंसान थे। सेल्समैन पैसेंजर सीट पर बैठकर उन्हें कार चलाना सिखा रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें देख रहे थे और यही तो सेल्समैन चाहता था। उसने जॉर्ज से कहा कि जब दूसरे लोग किसी को कार चलाते हुए देखेंगे तो वो उसे खरीदने के लिए मोटिवेट होंगे। घर पहुंचने पर जॉर्ज ने अपनी फैमिली को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जिसे सुनकर वे सभी हैरान हो गए थे, खासकर उनके पिता। इसके बाद उनकी माँ ने कहा कि वे जानते हैं कि वह ज्यादा वक्त तक घर में नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जॉर्ज में कुछ अलग नोटिस किया है, लेकिन अभी भी उनमें कुछ कमी थी और उन्हें अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, क्योंकि वह जानती थी कि वह खुद भी ऐसा ही चाहते थे। इसके बाद जॉर्ज ह्यूस्टन और ब्राउन्सविले टेक्सास पहुंच गए। आखिर में वह मेक्सिको के एक छोटे शहर में पहुंचे। जब वो ट्रेन से उतरे तो उन्हें जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काले लोगों के लिए पानी का नल कहाँ है। उन्होंने ट्रेन से उतरने वाले लोगों से पूछा तो सभी ने एक नल की तरफ इशारा किया। जॉर्ज लाइन में लग गए, लेकिन उन्हें फिर पता चला कि पानी पीने के लिए उन्हें एक कप लाना होगा। उनके पीछे वाले इंसान ने जब इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने अपना कप जॉर्ज को ऑफर किया। ये देखकर जॉर्ज बहुत कंफ्यूज हो गए। जो इंसान उन्हें कप ऑफर कर रहा था वह काला नहीं था, वह थोड़ा सांवला था, लेकिन फिर भी एक गोरा ही था। जॉर्ज ने उससे पूछा कि सिर्फ एक कप ही क्यों है, तो वो इंसान उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। उस आदमी ने सिर्फ एक कप होने के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्हें इसे ही शेयर करना होगा। ये सुनकर जॉर्ज हंस पड़े, क्योंकि कोई भी गोरा उनके साथ एक कप शेयर करने के लिए कभी भी राजी नहीं होता। लेकिन वह उस आदमी का अपमान नहीं करना चाहते थे, तो जॉर्ज ने उनका कप इस्तेमाल कर लिया और पानी पिया और उन्हें वापस भी कर दिया। पानी पीने के बाद जॉर्ज नाम का वो गोरा, जिसका नाम जॉर्ज से मिलता जुलता था लेकिन वो स्पेनिश था, उनके साथ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। जब जॉर्ज अंदर गए तो उन्हें इस बात की कश्मकश थी कि उन्हें वहाँ पर बैठने की इजाजत है भी या नहीं। वो नहीं जानते थे कि वहाँ उनके जैसे ही लोगों को खाना सर्व किया जाता है या नहीं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक वेट्रेस उन दोनों के लिए टेबल लगा रही थी। जॉर्ज के बगल में बैठे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक गोरे के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये जगह सच में मार्शल टेक्सास से अलग थी। जॉर्ज भी उन्हीं की तरह एक लेबर यानी मजदूर थे। कुछ समय बाद जॉर्ज टेक्सास लौट आए और उनके फार्म में मदद करने लगे। उसने जॉर्ज को बताया कि उनके गांव के पास एक कॉफी का बागान है और उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, लेकिन वहाँ सैलरी कम थी। उनकी फैमिली के पास भी एक फार्म था जहाँ जॉर्ज खाने और रहने के लिए जगह के बदले में उनकी मदद कर सकते थे। जॉर्ज इस बात के लिए सहमत हो गए। कुछ समय बाद जॉर्ज टेक्सास लौट आए। उन्होंने मैक्सिको में रहने के बारे में सोचा। वो गांव काफी गरीब था, फिर भी जॉर्ज के साथ गांव के गोरे लोग कभी भी भेदभाव नहीं किया करते थे। वो वहाँ शादी कर खुद का परिवार शुरू कर सकते थे। फिर भी टेक्सास अभी भी उनके लिए घर था, भले ही वहाँ कई लोग काले लोगों को पसंद नहीं करते थे। कुछ समय बाद जॉर्ज टेक्सास लौट आए और उनके फार्म में मदद करने लगे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें मदद करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्हें वहाँ काम करना अच्छा लगता था। दिन बीतते गए और जॉर्ज को एहसास हुआ कि वे अभी टेक्सास में रहने के लिए तैयार नहीं थे, तो वे रेलवे स्टेशन चले गए, एक ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ वो पहले कभी भी नहीं गए थे। क्लीवलैंड जाने वाली पहली ट्रेन में जॉर्ज की मुलाकात एक काले इंसान से हुई। उन्होंने देखा कि वह आदमी अकेला बैठा था। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। जॉर्ज ने महसूस किया कि जब वे टेक्सास में थे तब उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। नई जगह घूमने से उनमें बहुत बदलाव आ चुका था। शहर में घूमते हुए उन्होंने एक गोरे और एक काले लेबर के बीच बातचीत सुनी। वे एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो काम पर नहीं आया था और तब उनके पास वर्कर्स की कमी थी।
उन्होंने जॉर्ज को देखा तो उनसे पूछा कि क्या उन्हें नौकरी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। जॉर्ज का काम था लकड़ी के बक्से उठाना। इस काम के लिए उन्हें फ्री खाने के साथ एक दिन का $1 मिला करता था। वो कुछ दिनों के लिए सेंट लुइस में रहे ताकि क्लीवलैंड के ट्रिप के लिए पैसे जुटा सकें। कुछ टाइम बाद उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया क्योंकि वह वहां पर बर्फ देखना चाहते थे। जॉर्ज ने कनाडा में सडबरी और कैलगरी में कुछ वक्त बिताया। फिर वह बैंफ पहुंचे। एक कैफे में उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने उनसे पूछा कि वह कहां से हैं। जॉर्ज ने जवाब दिया कि वह टेक्सास से हैं और कनाडा में बर्फ देखने जा रहे हैं। ये सुनकर वो लोग उनकी मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गए। खाने के बाद जॉर्ज उनके ट्रक में बैठ गए और वे जंगल के किनारे रुक गए। जॉर्ज ने पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी थी। वो बर्फ पर दौड़ने और कूदने लगे। थोड़ी देर बाद उनके हाथ और पैर में दर्द होने लगा और उन्हें बहुत ठंड भी लग रही थी। उन्होंने सोचा कि टेक्सास कनाडा से कितना अलग था और बर्फ में यूं ठिठुरने के बजाय सांप को ढूंढना ज्यादा दिलचस्प होगा। 1928 में जॉर्ज ने फैसला किया कि अब उनका दोबारा से घर जाने का वक्त आ गया है। उनके पास टेक्सास वापस जाने का टिकट था, इसीलिए उन्होंने साउथ की तरफ जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी। वो कैलिफोर्निया से निकले, जहां वह फिशिंग करने के लिए रुके और डैलास के कई शहरों से भी गुजरे। जब जॉर्ज मार्शल पहुंचे तो उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि उनकी फैमिली कॉफमैन टेक्सास में बसने चली गई है। उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उनके पिता ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली है। जॉर्ज अगले दिन की ट्रेन से ही कॉफमैन पहुंच गए। जॉर्ज के पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि वे वापस आएंगे। जॉर्ज ने अपने भाई बहनों को देखा जो अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ को एक ड्रेस दी जो उन्होंने कैलिफोर्निया में खरीदी थी। जॉर्ज ने अपने माता पिता के घर के पास एक घर लिया और रेलवे में नौकरी करने लगे। जब उनके पास खाली वक्त होता तो वे घोड़ों की सवारी के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते थे। एक दिन एल्जेनिया नाम की एक औरत ने उन्हें देखा तो कहा कि ऐसी नौकरी करना बेवकूफी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉर्ज को वो पहली नजर में ही भा गई थी। कुछ वक्त बाद एल्जेनिया और जॉर्ज ने शादी कर ली और डैलास में बस गए। 1 साल बाद उनके घर अमेलिया पैदा हुई और जो उनके 7 बच्चों में सबसे बड़ी थी। हालांकि उनके कई बच्चे थे, लेकिन जॉर्ज और एल्जेनिया ने उन्हें अच्छे से पाला पोसा था और अच्छे संस्कार भी दिए थे। उन सभी ने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की। जॉर्ज उन्हें वो सब कुछ सिखाना चाहते थे जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। उनके बच्चे जिस दौर में बड़े हुए थे उस वक्त भी गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था। जॉर्ज ने उन्हें समझाया कि रूल्स तोड़ने का खतरा तो हमेशा बना रहेगा, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में सबके साथ मिलजुल कर जीने की सीख दी। 1938 में जॉर्ज को ओक्स फार्म डेयरी में दूसरी नौकरी मिली। वो 1963 में अपने रिटायरमेंट तक वहीं पर काम करते थे। जॉर्ज अब 65 के हो गए थे और लोग उनसे कहते थे कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से वो काम करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ओक्स फार्म डेयरी छोड़ने से पहले उन्हें रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जो था कि वो या तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ले सकते थे या एक बार में लमसम पैसा ले सकते थे। उन्होंने $1800 का वन टाइम कैश पेमेंट चुना, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि उन्हें जिंदगी भर के मंथली चेक का ऑप्शन चुनना चाहिए था। इससे उन्हें बहुत मदद मिलती, लेकिन जॉर्ज को हर महीने सोशल सिक्योरिटी का चेक मिलता था और ये उनके लिए काफी था। जॉर्ज पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है वो इस बात से वाकिफ थे। उस वक्त जॉर्ज के पास एक रेडियो था जिसकी मदद से वो जान पाते थे कि हिटलर कैसे कैसे निर्दयी गलत काम कर रहा था। वे अक्सर सोचते कि हिटलर इतना मतलबी क्यों था, लेकिन फिर उन्हें लगता कि शायद हिटलर एक पागल आदमी है। 1960 के दशक के आखिर तक जॉर्ज रिटायर हो गए थे और अपनी दूसरी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगे थे। उनके बच्चे अब बड़े हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उनकी पहली पत्नी एल्जेनिया गुजर चुकी थी। जॉर्ज अपनी पहली पत्नी एल्जेनिया को छोड़कर बाकी तीनों से चर्च में मिले थे। जी हाँ, उनकी 4 बार शादी हुई थी और वो अपनी सभी पत्नियों से ज्यादा जिए थे। जॉर्ज अपनी सभी पत्नियों के लिए अच्छे पति रहे थे और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी अच्छे से किया था। जॉर्ज अपना खुद का घर बनाना चाहते थे। ये उनका पहला नया घर होता। इसके लिए उनके पास बहुत सामान था, लेकिन उनकी एक बेटी को कैंसर हो गया था
और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए जॉर्ज ने अपनी बेटी की मदद करने के लिए जमीन और सारा सामान बेच दिया। लेकिन अफसोस कि कैंसर ने उनकी बेटी को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था और उसने कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया था। अपनी बेटी को अलविदा कहना जॉर्ज के जीवन का सबसे दुखद और दर्दनाक पल था। जॉर्ज हमेशा से पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से काम करना उनकी मजबूरी बन गई थी। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। लोग सोचते थे कि जॉर्ज वापस स्कूल क्यों नहीं गए। उनके पास रिटायरमेंट के बाद काफी खाली वक्त था, लेकिन उन्हें लगता था कि स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए होता है। जॉर्ज एक प्राइवेट ट्यूटर नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे नहीं बचे थे। लेकिन एक दिन मिस्टर हेनरी नाम के एक शख्स फ्लायर यानी पर्चे बांटते हुए उनके दरवाजे पर आए। पहले तो जॉर्ज हेनरी को रफा दफा करना चाहते थे क्योंकि वो पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो फ्लायर लेने का क्या मतलब था। लेकिन जब हेनरी ने बताया कि वह पढ़ने के साथ एडल्ट एजुकेशन की क्लास ऑफर कर रहे हैं, तो जॉर्ज ने तुरंत अपना मन बदल लिया। उन्होंने हेनरी से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं क्लास में जरूर आऊंगा। 4 जनवरी 1996 को जॉर्ज ने पहली बार स्कूल में कदम रखा। अब वो 98 के हो गए थे। वह हमेशा जल्दी जल्दी क्लास पहुंच जाते थे और उनमें सीखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता रहती थी। जॉर्ज ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की थी। वे जानते थे कि पढ़ना सीखना मुश्किल होगा, लेकिन वो इससे घबराए नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना कर लिया था। जब से जॉर्ज ने स्कूल जाना शुरू किया था, तब से स्कूल में बहुत कुछ बदल गया था। मिस्टर हेनरी दूसरे टीचर्स की जगह काम कर रहे थे, लेकिन जब से जॉर्ज उनके स्टूडेंट बने थे, उन्होंने कभी भी स्कूल को नहीं छोड़ा। जॉर्ज के साथ कई लोग क्लास में जाते थे। कई माएं अपने बच्चों को जॉर्ज का एग्जाम्पल देती थीं। उनसे उम्र में छोटे क्लासमेट और मिस्टर हेनरी को भी जॉर्ज से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। जब जॉर्ज के बच्चे छोटे थे, तब वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करें। अब समय का पहिया जैसे घूम गया था। अब जब भी उनका बेटा उनसे मिलने आता, तो वह जॉर्ज से पूछता कि क्या वो स्कूल में मेहनत से पढ़ रहे हैं या नहीं। तब जॉर्ज हामी में अपना सिर हिलाकर जवाब देते थे। जॉर्ज का बेटा अपने पिता से कहता कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है, वहाँ सीखने के लिए कितना कुछ है और उसे अपने पिता पर बहुत गर्व है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपने इस बुक समरी से कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस ऑडियो बुक को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।